हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। आज हम लोग वेक्टर शुरू करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 करेंगे। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा बातें हैं जो सबको पता होगा। जैसे जो फिजिकल क्वांटिटी होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं? 2, स्केलर और वेक्टर। मैथ में बेसिकली हमको यही दोनों पढ़ना है। फिजिक्स में देखेंगे तो एक टेंसर क्वांटिटी होता है, वो बात का बात है। तो अभी हम लोग सिर्फ स्केलर और वेक्टर में देखेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी सब जानते होंगे, जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी है, सही ना। डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। सिंपल सा बात। देखो, जैसे अगर एक लाइन ले, ठीक, वेक्टर को देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। लाइन का लेंथ तो इनफाइनाइट होता है सर, और वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो कुछ फाइनाइट लेके हम लोग कर रहे हैं। तो अगर एक पॉइंट कंसीडर करें A और इसके ऊपर एक दूसरा पॉइंट कंसीडर करें B, तो AB में क्या आ गया? AB में आ गया मैग्नीट्यूड, उसका कुछ लंबाई आ गया। लाइन का इनफाइनाइट लंबाई था, लेकिन AB का एक लंबाई आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड उसमें आ गया। अभी तक ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपसे कहे कि AB क्या है तो कहोगे स्केलर क्वांटिटी, इसमें कुछ मैग्नीट्यूड है बस। इसी में अगर हम लोग डायरेक्शन लगा दें, इधर चाहे इधर, A से B की ओर या B से A की ओर, तो ये अब AB वेक्टर बन गया, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। जैसे अगर इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ऐसे करते हैं, AB के ऊपर एरो लगा के। डायरेक्शन देखो, ये A से B की ओर है, तो एरो का जो ये सिंबल है A से B की ओर जाएगा। ठीक है सर। अगर कोई कहे सर, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे लेते हैं, AB ऐसे डायरेक्शन कर दिए, तो इस वेक्टर को कैसे कहेंगे? इसको अब BA कहेंगे, सही है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का। इन जनरल हम लोग वेक्टर को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो AB को हम लोग A, अगर मान लो ये A वेक्टर है, ऐसे लिखते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं या कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। इतना ये सब रिप्रेजेंट करने का वेक्टर को तरीका होता है। ठीक, वैसे मैं आपको बता दूं, मैथ में हम लोग को फ्री वेक्टर पढ़ना है। मैथ में हम लोग को फ्री वेक्टर पढ़ना है। फ्री वेक्टर का मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन काउंट हो और पॉइंट ऑफ एक्शन पे डिपेंड ना करे। जैसे मैथ में तो फ्री वेक्टर पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स वाले जो वेक्टर होते हैं फ्री नहीं होते। जैसे सर फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, जैसे पुली पे फोर्स लगा रहे हैं, किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर आपको बॉडी पे फोर्स लगाना है और बॉडी पे फोर्स न लगा के आप कहीं और दीवार में फोर्स लगा रहे हैं, तो वो दोनों का सेंस अलग हो जाएगा, मतलब वो एकदम बेकार हो जाएगा। तो फिजिक्स में जो होता है उसमें पॉइंट ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आप में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, वेक्टर अगर है मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और पॉइंट ऑफ एक्शन भी हो, मतलब किस पॉइंट पे लगाना इस पे भी डिपेंड करे। तो ऐसे वेक्टर जो होते हैं ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। मैथ में लेकिन किसी पुली पे या किसी बॉडी पे ये सब नहीं लगाना होता, कुछ भी फोर्स या जो भी है, वो हमेशा हम लोग एकदम फ्री वेक्टर पढ़ते हैं, मतलब वो फ्री होते हैं। मतलब वो ऐसे लिखा होगा कि A वेक्टर इज इतना, B वेक्टर इज इतना, C वेक्टर इतना, बस यही बात। वो किस पॉइंट पे लगाना है ये सबसे मतलब नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, लाइक वेक्टर, डिसलाइक वेक्टर, बहुत सारे अनलाइक वेक्टर, बहुत सारे अनलाइक या डिसलाइक एक ही होता है, बहुत सारे वेक्टर के टाइप होते हैं। तो हम लोग अलग अलग देखेंगे कि वेक्टर के टाइप क्या होते हैं और उसे कैसे बताएंगे हम लोग, डेफिनेशन उसका। पहला जीरो या नल वेक्टर। जीरो या नल वेक्टर को हम लोग जीरो के ऊपर ऐसे वेक्टर लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले बात तो आप लिख लीजिएगा, जीरो या नल वेक्टर को जीरो के ऊपर वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बात, जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये जीरो होता है।
जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। और जीरो वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो आर्बिट्री डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन जीरो वेक्टर का क्या होता है? आर्बिट्री डायरेक्शन होता है। या ऐसा कह सकते हो कि इसका डायरेक्शन जो होता है डिफाइंड नहीं होता। जीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे जीरो वेक्टर कहेंगे। जीरो वेक्टर को जीरो के ऊपर वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा बात। तीसरा बात, इसका डायरेक्शन हम लोग नहीं बता पाएंगे देख के कि कौन से डायरेक्शन में ये होगा, या ऐसा कह सकते हो डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्शन आर्बिट्री होता है। ठीक है सर। अच्छा एक बात और, अगर कोई कहे कि एग्जाम्पल बताओ जीरो वेक्टर का, तो क्या कहोगे? जैसे अगर ऐसे कहीं लिखा है ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब ये ए से ए की ओर, बता सकते हो ए क्या है? एक पॉइंट है ए, कुछ नहीं है, जीरो वेक्टर है। ए से ए मतलब उसी पॉइंट पे आप रह गए, उसी पॉइंट पे रह गए मतलब वो मैग्नीट्यूड जीरो है। डायरेक्शन हम लोग बता नहीं पाएंगे किधर है, बता सकते हो कोई? अरे हनुमान जी नहीं बता पाएंगे इसका डायरेक्शन। ए वेक्टर है, डायरेक्शन किधर है? ए से ए की ओर। कोई कहे कि सर ए से ए की ओर है, अरे ए से ए की ओर है तो किधर है? जैसे ये ए है, ए वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये अगर आपसे बोला जाए कि जीरो वेक्टर में डायरेक्शन होता है कि नहीं, अरे साहब अगर ये डायरेक्शन नहीं रहेगा तो ये वेक्टर ही नहीं होगा। डायरेक्शन होता है लेकिन डायरेक्शन हम लोग बता नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो ये जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल होता है। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जैसे ए से बी की ओर गए फिर बी से ए वापस आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? जीरो वेक्टर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे आप ए से बी की ओर गए फिर बी से ए आए, तो ए बी प्लस बी ए, ये ए आ जाएगा। दो वेक्टर को जोड़ना भी आपको सिखा देते हैं। जैसे मान लो ए बी और बी ए को आपको जोड़ना है, तो कभी भी दो वेक्टर को जोड़ो तो पहले का जो लास्ट वाला होता है और सेकंड वाले का स्टार्टिंग, दोनों को हटाओ, जो बचेगा यही इसका रिजल्टेंट होता है। तो ए बी प्लस बी ए का रिजल्टेंट क्या आएगा? ए आएगा। जैसे आपको जोड़ना है ए बी प्लस बी सी को, तो पहले का लास्ट दूसरे का स्टार्टिंग हटाओ, रिजल्टेंट आ जाएगा ए सी। सही ना सर? तो ये क्या है? जीरो वेक्टर है। क्लियर है सबको? आगे करते हैं। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, मतलब 1 हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, और इसको हम लोग कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाई कैप। जैसे अगर आपको लिखना है पहला पॉइंट, तो लिख सकते हो मैग्नीट्यूड 1 होगा यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1, पहला बात। दूसरा बात, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैप लगा के, रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप। और जो ए कैप का वैल्यू होता है ये ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर होता है। अरे यूनिट वेक्टर अगर आपको बनाना है तो किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगाएंगे तभी यूनिट वेक्टर बनेगा। सही ना सर? या अगर कभी आपको कोई वेक्टर बनाना हो, देखो ध्यान से, यहां से ए वेक्टर क्या लिखेंगे? ए वेक्टर लिखेंगे मॉड ऑफ ए, इधर गुणा कर रहे हैं, मॉड ऑफ ए कैप। तो देखो ये क्या है? वेक्टर है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड, और ये क्या है? डायरेक्शन। ये देखो ना, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन दे रहा है इस वेक्टर का। तो ये ए कैप है क्या? यूनिट वेक्टर है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर देता है। यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सही। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर आपसे बोले सवाल वाला कि 3i माइनस 4j इस वेक्टर के डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में 3 यूनिट का वेक्टर बताओ। सवाल क्या है? सवाल है 3i माइनस 4j के डायरेक्शन में 3 यूनिट का वेक्टर क्या होगा? जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं। तो अभी देखो क्या बताएं, कोई भी वेक्टर अगर आपको बनाना है तो
तो उसका जो भी मैग्नीट्यूड रहे उसमें उसका डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर से गुणा कर दो। तो इस सवाल में अगर आपको वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड सवाल वाला खुद ही दिया है 3 और इसके डायरेक्शन में लिखना है, लेकिन यूनिट वेक्टर हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बनेगा। तो मैग्नीट्यूड 3 इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से गुणा कर दो। तो यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो 3i - 4j अपॉन 5 करना होगा। यूनिट वेक्टर बनाना इसका मॉड 1 होना चाहिए, चेक करो मॉड 1 है। न्यूमरेटर में अगर इसका मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट में 9 + 16 मतलब 5 आ जाएगा। 5/5 1 आ गया, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। सही है सर, समझ गए क्या करें। तो कभी भी अगर आपको वेक्टर बनाना है वेक्टर तो करेंगे क्या, जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा उसमें उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से गुणा कर दो। अच्छा, इन जनरल 5वां पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाते हैं तो इन जनरल एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप होता है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है। तो जैसे अभी एक बात लिखे थे यहाँ पे 3i - 4j या 3i + 4j है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 3i का मतलब देखो 3i का मतलब हुआ 3 तो मैग्नीट्यूड है और i क्या दे रहा है, डायरेक्शन। और अगर कभी भी i लिखा है मतलब ये समझ जाना कि x एक्सिस के अलोंग चलना है। 3i अगर लिखा है इसका मतलब क्या समझोगे कि 3 यूनिट x एक्सिस के अलोंग चलना है। अच्छा, -4j लिखा है इसका मतलब y एक्सिस के अलोंग, या ऐसा बोलो -y के अलोंग। अगर +y है मतलब ऊपर है तब तो j लेते हैं, नीचे लेते हैं तो -j। डायरेक्शन बदलेंगे तो वेक्टर में माइनस हो जाता है भाई। तो आप कहेंगे -y के अलोंग कितना चलना है, 4 यूनिट। तो आप 3i - 4j पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो इतना बात। डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर ही देगा किसी भी वेक्टर का। 3i जैसे लिख दिया 3i, तो यहां 3 तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कौन दे रहा है, आई दे रहा है। देखो आई क्या है, यूनिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ये सब तो आप जानते ही हैं, बहुत छोटी छोटी बात है, जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं इसको। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है दो वेक्टर में अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है तो उसे इक्वल वेक्टर बोलते हैं। दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है तो उसे इक्वल वेक्टर बोलते हैं। फिजिक्स में इक्वल वेक्टर अगर आपको बोलना है तो पॉइंट ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए, तीनों बात सेम होना चाहिए। मैथ में हम लोग से बस 2 बात से मतलब है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है तो उसे क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। अच्छा, वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रखते हैं तो। जैसे मान लो ये वेक्टर है सर, ये वेक्टर है, यहाँ ए है यहाँ बी है। अब इसी को हम लोग मान लो शिफ्ट करके यहाँ पहुंचा दिए। अरे देखो ना, जितना लेंथ है उतना लेंथ अभी भी है और इसका डायरेक्शन मान लो इधर था, इसका भी डायरेक्शन इधर है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वेक्टर को हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ गए, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर, इसको थोड़ा समझिएगा सर। जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अच्छा, सिंपल से भाषा में अगर आप समझेंगे तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। अच्छा, मतलब सर आप कहना ये चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो भी पोजीशन रहेगा उसे पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा बात, पोजीशन वेक्टर को अगर आप कोऑर्डिनेट से या 3D से रिलेट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। जैसे अगर मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा है 3i + 4j + 5k, या पोजीशन वेक्टर लिखा है 3i + 4j + 5k, i j k का जो कोफिशिएंट होगा
वही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। सिंपल से भाषा में अगर समझें, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर कुछ नहीं लिखा तो हमेशा हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। कभी कभी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देता है सवाल वाला, तो वो जो देगा उसको देख लेंगे। अभी अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो ओरिजिन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक सर। अगला बात, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पोजीशन वेक्टर जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के। पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक, जैसे देखो, अगर मान लो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। चलो पहले 2D में ही आपको समझा देते हैं। 2D मतलब एक्स वाई एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लेते हैं P, ठीक, कोई पॉइंट लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक, यहां से x एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये OA मान लो है, इसका नाम OA होगा x और AP होगा y। ठीक है सर। अभी आपको दो वेक्टर को जोड़ना सिखा रहे थे। पोजीशन वेक्टर ऑफ P का मतलब होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P का मतलब होगा OP वेक्टर। जो भी OP वेक्टर आएगा यही होगा P का पोजीशन वेक्टर, सही ना। P का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो भी पोजीशन है तो OP वेक्टर से ही बताएंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है? OP वेक्टर है। अच्छा, OP वेक्टर जो है इसे OA प्लस AP लिख सकते हैं क्या? OA प्लस AP। अभी आपको दो वेक्टर को जोड़ना सिखाए थे। ये देखो, पहले का लास्ट, दूसरे का स्टार्टिंग, खत्म करो, रिजल्टेंट आ जाएगा OP। सही बात है। अच्छा, OA वेक्टर कितना है सर? OA सर लंबाई तो x है, डायरेक्शन x एक्सिस के लॉन्ग है, तो OA वेक्टर सर xi होगा। सही बात है। अच्छा, AP वेक्टर कितना होगा? डायरेक्शन क्या है? y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर j कैप होता है और उसी के पैरेलल है, मतलब इसके लॉन्ग भी यूनिट वेक्टर j कैप होगा। लंबाई y है तो AP होगा yj। तो OP वेक्टर जो है ये बन गया xi प्लस yj। OP वेक्टर क्या बन गया? xi प्लस yj। और जो ये xi प्लस yj आया है यही है पोजीशन वेक्टर ऑफ P। समझ रहे हो बच्चों? xi प्लस yj जो भी आया है, यहाँ j है, xi प्लस yj यही क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P है। समझ रहे हो? तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, देखो हम लोग पोजीशन वेक्टर P का देखे, xi प्लस yj आया और उसका कोऑर्डिनेट कितना है? xy। तो वही बात मैं आपको बता रहा था कि कोऑर्डिनेट जो किसी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं उसी में आई जे लगाओ, या एक मान लो जेड वाला बढ़ जाएगा के, आई जे के लगाओ, वो पोजीशन वेक्टर हो जाता है। सिंपल सा बात, समझ गए सब लोग? ओके, एक बात और समझो। देखो, जैसे मान लिया कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड वाला भी ऐसे ही होगा, मान लो इधर जेड एक्सिस है। अब स्पेस में एक पॉइंट P है, हम लोग स्पेस पे नहीं यही बना रहे हैं। ठीक, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj। ठीक, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj। या मान लो OP का पोजीशन वेक्टर P का P है, P का पोजीशन वेक्टर P है, तो P का पोजीशन वेक्टर P है, मतलब OP वेक्टर क्या होगा? P वेक्टर होगा। अभी इतना बात तो समझ ही गए होगे। दूसरा बात, एक और ओरिजिन से जाता हुआ एक वेक्टर लेते हैं OQ। Q का पोजीशन वेक्टर मान लिए Q है। Q का पोजीशन वेक्टर क्या है? Q। अगर हम लोग PQ वेक्टर बनाना चाहें, PQ या QP कोई भी, तो देखो ध्यान से, दो वेक्टर को जोड़ना ही बार बार है। देखो, OP वेक्टर क्या है? OP वेक्टर P वेक्टर है। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ P ये दिया है P वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q ये दिया है Q वेक्टर। तो अभी आपको यही समझा रहे थे कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा है, मतलब ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब वो वेक्टर ही वही होगा जो पोजीशन वेक्टर लिखा है। ठीक है सर ना? अच्छा, तो OP वेक्टर होगा P वेक्टर और OQ वेक्टर होगा Q वेक्टर। दो बात आपको समझ में आया? अब ये बताइए आप, OP में अगर PQ जोड़ेंगे, OP में PQ जोड़ेंगे, देखो PP गायब, रिजल्टेंट आएगा OQ। OP क्या है? P वेक्टर है। PQ मान लो हम लोग को निकालना है,
और ओ क्यू क्या है, क्यू वेक्टर है। तो पी क्यू बराबर क्या आया भाई, पी क्यू बराबर आया क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, पी क्यू बराबर आ गया क्यू माइनस पी। तो ये देखो है क्या, ये है पी क्यू में जो बाद वाला पॉइंट है क्यू, इसका पोजीशन माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन। मतलब अगर कोई वेक्टर आपको बनाना है तो बाद वाले पॉइंट का पोजीशन में से पहले वाले पॉइंट का पोजीशन घटाओ, आपको मिल जाएगा वेक्टर। समझे बात? जैसे अगर आपको कहे कि ए बी वेक्टर बनाना है तो क्या होगा, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये ए बी वेक्टर बन जाएगा। समझ रहे बच्चे? बोले भाई। तो कभी भी आपको कोई भी वेक्टर बनाना है तो बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को घटाओ, क्या बन गया, वेक्टर बन गया। ये पोजीशन वेक्टर से वेक्टर बनाना हम लोग सीख रहे थे। मतलब अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया है तो वेक्टर कैसे बनाएंगे, समझ गए सभी लोग? ओके, एक बात और समझ लो, जैसे अगर मान लो ए बी कोई लाइन है या लाइन का सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अब तो ये बच्चा समझ गया होगा कि ए का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 है, इसका मतलब OA वेक्टर क्या होगा, अगर इसे ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो OA वेक्टर होगा x1i y1j z1k, ये OA वेक्टर होगा। या कह सकते हो कि ए का पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा x1i y1j z1k। ठीक है बच्चे? अच्छा, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, इसका मतलब OB वेक्टर होगा x2i y2j z2k। या कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा x2i y2j z2k। सही बच्चे लोग? अब बताना, ए का पोजीशन वेक्टर पता है, बी का पोजीशन वेक्टर पता है, अभी आपको वेक्टर बनाना सिखा रहे थे। अगर आपसे कहे कि ए बी वेक्टर बनाओ तो क्या कहोगे, बी के पोजीशन में ए का पोजीशन घटा दो, तो बी का पोजीशन ये है, ए का पोजीशन ये है, बी के पोजीशन में ए का पोजीशन घटाओ तो क्या आएगा, x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j z2 माइनस z1k। सही है? तो अगर आपको कभी भी किसी लाइन का सेगमेंट का एंड पॉइंट दिया हो, मतलब उसका कोऑर्डिनेट दिया हो और वेक्टर बनाना है, तो बाद वाले में से पहले वाला घटाओ, आई जे के लगाओ। क्या बताए हैं? बाद वाले में से पहले वाला घटाओ, आई जे के लगाओ, मिल जाएगा आपको वेक्टर। समझ गए सभी लोग? आगे बढ़ते। ये पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट हो गया। अभी जो फ्री वेक्टर आपको बता भी रहे थे वही देखो यहां आ गया। फ्री वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसे फ्री वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना सर? ऐसा वेक्टर जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, ये पॉइंट ऑफ एक्शन से कोई लेना देना न हो, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर कहते हैं। जो पॉइंट ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करे उसे लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। मैथ में सारे वेक्टर हमें जो पढ़ना है ये फ्री वेक्टर ही पढ़ना है। अगला लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जिस पॉइंट ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करे, मतलब डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और पॉइंट ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करे, ऐसे वेक्टर को लोकलाइज्ड वेक्टर, और जो पॉइंट ऑफ एक्शन पे डिपेंड ना करे उसे फ्री वेक्टर। सिंपल। आगे बढ़ते। एग्जाम्पल एक ट्राई करें सभी लोग। पोजीशन वेक्टर जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी का है सवाल, ट्राई करें। कंसीडर द पॉइंट ABCD विथ पोजीशन वेक्टर। ABCD चारों का पोजीशन वेक्टर दिया है। ABCD कौन सा फिगर होगा? ऑप्शन ये ABCD में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा। या एक देखो आगे सिखाते हैं आपको। ABCD चारों का पोजीशन वेक्टर दिया है। शुरू में हमें नहीं पता तो कुछ भी बना दो अपने समझने के लिए बस। A का पोजीशन वेक्टर दिया है, B का दिया है, C का दिया है, D का दिया है। A का पोजीशन वेक्टर कितना है? 7i। या खत्म करो, पोजीशन वेक्टर मतलब i j k का कोफिशिएंट उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो A का कुल मिला के कोऑर्डिनेट आपको पता है 7 - 4 7। अच्छा, B का कोऑर्डिनेट पता है 1 - 6 10।
C का कोऑर्डिनेट -1 -3 4, D का कोऑर्डिनेट 5 -1 1। तो ये चारों फिगर में कौन सा फिगर है अगर आपको पता करना है तो करते क्या है, हम लोग करते हैं चारों साइड का लंबाई निकालते हैं। अगर चारों साइड का लंबाई बराबर आ गया तब स्क्वायर और रोम्बस दोनों हो सकता है। तो कंफर्म करने के लिए डायगोनल भी निकाल लो, अगर डायगोनल भी बराबर है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर अपोजिट साइड बराबर आ गया तो उस केस में रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम हो सकता है। कंफर्म करने के लिए यहां भी आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा, अगर डायगोनल बराबर तो रेक्टेंगल और डायगोनल बराबर नहीं तो पैरेललोग्राम। ये तरीका होता है चेक करने का। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा के चारों साइड निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला वही जो कोऑर्डिनेट में पड़े हो वही वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ए बी का लंबाई देखो, देखते हैं कितना आएगा, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से 7 - 1 6 का स्क्वायर 36 और कितना आया सर, और आ गया 4 36 4 40 और कितना आया, और आया 9, मतलब आया कितना 49, 7 आ जाएगा। इसको देखो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो आ जाएगा 4 9 13 13 और 36 49 7, ये भी आया। इसको देखो ये आया 36 4 9, ये भी 7 आया। इसको देखो ये आ जाएगा 4 9 और 36, ये भी 7 आया। तो चारों साइड इसका क्या आ गया, बराबर, चारों साइड बराबर। तो चारों साइड बराबर देखते ही तुरंत रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम रिजेक्ट कर देना। अब बात आता है स्क्वायर और रोम्बस में कौन सा है, तो डायगोनल भी निकाल लेते हैं भाई। AC देखो कितना आ रहा है, डिस्टेंस फार्मूला फिर से लगाओ, यह आ जाएगा 64 1 65 65 65 65 और 9 65 और 9 कितना आ जाएगा, √74। ये वाला देखो कितना आ रहा है डायगोनल का लंबाई, ये आ जाएगा देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर 16, फिर आ जाएगा 25 41 हो गया ना, 16 और 25 41 41 और 81 आया ना, 81 और 41 कितना हो गया भाई, √122। तो दोनों डायगोनल का लंबाई बराबर नहीं है, चारों साइड बराबर है और दोनों डायगोनल का लंबाई बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फिगर क्या होगा, रोम्बस स्क्वायर भी नहीं होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, रोम्बस। समझ में आया सबको? चलो आगे देखते, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये आया था सवाल जेई मेंस, मतलब ओल्ड ईयर का ही सवाल दिया हूं जिससे आपको थोड़ा सा 2013 में आया था जेई मेंस। Vector AB and AC are the side of triangle ABC. Find the length of median through A. इसको देखो, एक ट्रायंगल ABC है, ABC एक ट्रायंगल है, वेक्टर AB और AC आपको दिया है। AB क्या दिया है 3i + 4k और AC दिया है 5i - 2j + 4k। क्या बताना है, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए से जो मीडियन जाएगा उसका लंबाई, मान लो AD कोई मीडियन है, A से मीडियन जा रहा है और BC को मिड पॉइंट पे मिलेगा। अगर मीडियन सामने वाले साइड को कहाँ मिलता है, मिड पॉइंट, तो इस AD का लंबाई आपको बताना है। अभी देखो आपको एक ट्रिक सिखाते हैं, ये ट्रिक बहुत ही काम का होता है। जैसे अगर आपको AB अगर कोई वेक्टर दिया है, जैसे मान लो ये दिया है I + j + k, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ठीक। अगर कोई सोचे कि सर इसको कोऑर्डिनेट में कैसे डील करें, कोऑर्डिनेट से कैसे इसको बनाएं, तो उसके लिए मैं देखो बताता हूं बहुत आसान ट्रिक। ए को अपने खुशी से कुछ मान लो, जो आपका खुशी हो, तो सबसे आसान तो ओरिजिन ही होगा। ए को अगर ओरिजिन मान ले अपने से, तो ये कहे सर ए को ओरिजिन कैसे मान लेंगे सर, नहीं समझ में आप समझ पा रहे कि आखिर ए को ओरिजिन आप क्यों ले ले रहे। अभी आपको वेक्टर का शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट बताए थे कि वेक्टर इक्वल होता है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रखो। जैसे मान लो यहां वेक्टर है, इसको शिफ्ट करते गए सेम डायरेक्शन रखते हुए और ओरिजिन पे लेते गए भाई अपने से।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपने से कुछ भी मान सकते हैं। ओरिजिन की जगह मैं कह रहा हूं 2 3 4 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब होगा जब आप इसका गलती मान लोगे। अगर इसको ओरिजिन माने हैं तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका क्या माने कि ये वेक्टर बने, ये सोच लो। तो सिंपल सा बात है, इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए 1 1 1। देखो अगर ये वेक्टर बनाएंगे तो वेक्टर कैसे होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला घटाओ, i j k लगाओ। देखो 1 - 0 मतलब 1 i, 1 - 0 मतलब 1 j, 1 - 0 मतलब 1 k। आ रहा है कि नहीं? मतलब a का और b का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया साहब। सेम वही कंसेप्ट यहां, a का पोजीशन वेक्टर अपने से मान लिए 0 0 0, या a का कोऑर्डिनेट मान लिए 0 0 0, तो b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 0, अरे j नहीं है भाई, 3 0 4। अच्छा c का कोऑर्डिनेट बोलो 5 - 2 4। सही है सर। a का कोऑर्डिनेट पता है, b का कोऑर्डिनेट अब पता चल गया, c का कोऑर्डिनेट भी पता है, तो आप d का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट। x1 + x2/2 4, y1 + y2/2 -1, z1 + z2/2 4। a का कोऑर्डिनेट पता है, d का कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। AD का लंबाई कितना आएगा, अंडर रूट में 16 17 और 16 √33। आंसर आ गया आपका, यही आंसर है, लेंथ ऑफ AD। अपने से आप एक बार ट्राई करना, मान लो किसी के दिमाग में चल रहा हो कि यार ये ओरिजिन कैसे ले लिए, मैं ये कह रहा हूं जो आपको खुशी हो वो लो, कभी गलती नहीं होगा। जैसे कोई सोचे कि इसको सर अगर 1 1 1 लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 1 1 ले लेते, उसके रेस्पेक्ट में लेकिन इसको लेना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां 3 आई तभी आएगा जब यहां ले 4, कहीं कोई घटाना होता है ना भाई, 4 - 1 3, सही है। अब यहां 0 लाना है तो यहां 1 ले लो, फिर 4 लाना है तो यहां 5 ले लो, उसी तरह इसका। समझ रहे हो क्या करें, 0 0 0 के अलावा, लेकिन 0 0 0 से थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग 0 0 0 लेते हैं भाई। क्यों अपने से टेंशन बढ़ाएं, अपने से आसान हम लोग सोचेंगे नहीं, तो अपने से हम लोग 0 0 0 ही लेके करेंगे। किसी एक का पोजीशन 0 मान लेना, फिर उसके रेस्पेक्ट में दूसरे का लिख लेना, फिर पोजीशन वेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेट आ गया, तो फिर जो भी सवाल रहेगा उसे कोऑर्डिनेट से हम लोग डील कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, ये सब फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे और ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब 9 10 से ही। दो वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है, दो वेक्टर को अगर आपको जोड़ना है तो तरीका क्या होता है, एक वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल जोड़ दो, यही तरीका होता था। तो एडिशन ऑफ वेक्टर जो हम लोग करते हैं, जैसे एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर के हेड से किसी दूसरे वेक्टर का टेल अगर जोड़े तो ये जो वेक्टर आएगा पहले वाले के टेल से लास्ट वाले का हेड, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। जो आपको अभी सिखा रहे थे ना बिना ट्रायंगल बनाए, वही तरीका तो है ये। ध्यान से देखो, हम लोग जोड़ किसको रहे हैं, ए बी और बी सी को, ए बी और बी सी। अभी मैं आपको क्या सिखाया, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए पहले वाले का लास्ट का दूसरे का स्टार्टिंग खत्म करो, रिजल्टेंट आ जाएगा ए सी। अच्छा यहां क्या आ रहा है, ए बी और बी सी का रिजल्टेंट ए सी, वही आ रहा है। तो वही तरीका है, बार बार आपको ट्रायंगल पॉलीगन लॉ जो ये सब पढ़ते हैं ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसका कोई बहुत मतलब योगदान नहीं है, वो सब फिजिक्स में ज्यादा योगदान है। मैथ में बस आप जो अभी ट्रिक बताएं उसको याद रखेंगे, काम हो जाएगा। क्या बताएं कि दो वेक्टर को अगर आपको जोड़ना है तो पहले का लास्ट दूसरे का स्टार्टिंग खत्म करो, जो बचेगा वो रिजल्टेंट आएगा। यही तरीका होता है सर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखो होता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं और कोई बड़ी बात नहीं। जैसे अगर आपको दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, कहे कि इन दोनों वेक्टर को जोड़ो, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से इन दोनों वेक्टर को जोड़ सकते हैं। तो तरीका वही है जो आपको एडिशन करना सिखाए हैं, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखो, तो पहले वाले के टेल से लास्ट वाले का हेड जो होगा वही रिजल्टेंट होगा। और ट्रायंगल लॉ जो पढ़ा है इसका नाम, उसके पीछे कोई बहुत खास राज की बात नहीं है। अगर ये वेक्टर को जब जोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, इसीलिए इसका नाम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है, और कोई खास बात नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो ए को यहाँ हम लोग लिख लिए, इसी को उठाए यहाँ रख दिए, बी को उठा के इसके हेड पे रख दिए। अब रिजल्टेंट क्या बताए हैं, पहले वाले के टेल से लास्ट वाले का हेड, तो ये आंसर क्या बताओगे, ए प्लस बी। यही होता है सर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। हो गया खत्म यहीं से बात।
और कुछ नहीं होता है ट्रायंगल लॉ, यही होता है कि अगर दो वेक्टर आपको गिवन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ना है, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रख दो और रिजल्टेंट पहले के टेल से लास्ट वाले का हेड बना दो, हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। समझ गए? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ क्या कहता है? जैसे अभी सिर्फ दो वेक्टर को जोड़ना था, दो वेक्टर, तब ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। अब हमें मान लो चार वेक्टर को जोड़ना है, तो अब ट्रायंगल तो फॉर्म होगा नहीं उसमें। रिजल्टेंट जब हम बनाएंगे चार वेक्टर का, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है, तो उसमें एक पॉलीगन फॉर्म हो जाता है, इसलिए इसका नाम पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं हम लोग। देखो जैसे मान लो चार वेक्टर ऐसे पड़ा है, ए ऐसे पड़ा है, बी ऐसे पड़ा है, सी ऐसे पड़ा है, डी ऐसे पड़ा है। इन चारों वेक्टर को आपको जोड़ना है, तो तरीका वही होगा, पहले के हेड से दूसरे का टेल, दूसरे के हेड से तीसरे का टेल, तीसरे के हेड से चौथे का टेल, जोड़ते जाओ। लास्ट में जो पहले वाले का टेल था और लास्ट वाले का जो हेड आएगा वही इसका रिजल्टेंट होता है। तो यही तरीका देखो, ए को यहां से उठाए यहां रखे, बी को उसके हेड पे रख दिए, लेकिन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए रखना है सर। सी को यहां बी के हेड पे रख दिए, डी को इधर रख दिए, फाइनल पहले वाले के टेल से लास्ट वाले का हेड, ये इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो इसका आंसर क्या बताएंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सही है सर? तो देखो एक पॉलीगन बन गया, इसलिए इसका नाम पड़ता है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। और ये भी कोई खास बात नहीं है, जो हम लोग जोड़ना आपको सिखाए हैं वही है। चलो इसका नाम डालते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। अब हमें जोड़ना किसको था? ए बी, बी सी, सी डी, डी ई को। इन चारों को जोड़ना था सर। क्या बताएं? पहले का लास्ट, दूसरे का स्टार्टिंग खत्म करो। देखो आया ए सी, अब सी सी खत्म, ए डी, फिर डी डी खत्म, ए ई। तो इन चारों का रिजल्टेंट क्या आया? ए ई। आंसर देखो वही भी आया है, ए ई। तो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब बस नाम का है, नाम का कहानी है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, ये सब बस नाम का है। जोड़ना आपको इसी तरीके से है जैसे आपको सिखाए हैं। समझ रहे हो? आगे करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों ही तरीके से दो वेक्टर को हम लोग जोड़ते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ से भी देख लो क्या होता है। जैसे सर अगर दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के अलोंग रख के, दो वेक्टर ए और बी को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के अलोंग रख रहे हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होता है। मान लो ये देखो पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिए। देखो सिंपल सा बात है सर, पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड बराबर होता है, डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। अब ये वही बन गया ट्रायंगल लॉ। देखो एक वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल जोड़े हैं, रिजल्टेंट पहले के टेल से लास्ट वाले का हेड, तो ये सर आ जाता है ए प्लस बी। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देगा। अच्छा, इसमें दोनों वेक्टर का डिफरेंस भी आ सकता है। जो अभी हम लोग एडिशन लॉ सिर्फ सीख रहे थे, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ से दोनों वेक्टर का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, मतलब सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये वाला वेक्टर अगर आपसे पूछे कितना होगा, ये वाला क्या बताएंगे? ये वेक्टर होगा a माइनस बी। अरे ऐसे देखो ना भाई, b के हेड से इसका टेल जुड़ा है, तो ये देखो इसका और इसका रिजल्टेंट a होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का सम a आना चाहिए। तो b में a माइनस बी जोड़ेंगे, a आ रहा है। सही बात, सही है ना? तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो a प्लस बी होता है अगर उसका एडजेसेंट साइड a और b हो, और दूसरा डायगोनल a माइनस बी होता है। एक डायगोनल a प्लस बी और दूसरा डायगोनल a माइनस बी। तो अगर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर a वेक्टर एंड b वेक्टर, देन लेंथ ऑफ जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, अगर कभी डायगोनल का लंबाई निकालना हो तो ये होता है a प्लस बी का मॉड एंड a माइनस बी का मॉड। दोनों होगा, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो लेंथ ऑफ जो डायगोनल्स होते हैं वो a प्लस बी का मॉड और a माइनस बी के मॉड के बराबर होता है।
सही है सर। तो कभी ऐसा सवाल रहता है कि पैरेललोग्राम का ए और बी एडजेसेंट साइड है, डायगोनल का लंबाई बताओ। तो डायगोनल का लंबाई इन दोनों एडजेसेंट साइड के सम का मॉड ले लो और दूसरा डायगोनल डिफरेंस का मॉड होता है। इतना बात समझ गए सभी लोग? अच्छा, कभी कभी लॉन्गर डायगोनल के बारे में पूछता है। मतलब डायगोनल तो दो आया, ए प्लस बी का मॉड और ए माइनस बी का मॉड। अगर आपसे कहे कि लॉन्गर डायगोनल कौन सा है, बड़ा वाला, तो ध्यान रखिएगा कि अगर इन दोनों एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल एक्यूट एंगल हो, तो इस केस में लॉन्गर डायगोनल ये वाला होगा। ये फिगर से ही आपको पता चल रहा होगा, ये डायगोनल इस वाले डायगोनल से बड़ा आएगा। और कभी अगर ए और बी एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस हो, जैसे इस तरह का फिगर बने, तो इसमें लॉन्गर डायगोनल फिर ये वाला होता है। ये देखो छोटा आएगा, ये बड़ा आएगा, फिगर ही बता रहा है आपको। तो ये ए और बी जो अगल बगल वाला साइड है उसके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है कि लॉन्गर डायगोनल कौन सा होगा। अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल, अपने कॉपी में लिखिएगा, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल एक्यूट है तो लॉन्गर डायगोनल होता है ए प्लस बी का मॉड। और अगर ए और बी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है तो लॉन्गर डायगोनल फिर होता है ए माइनस बी का मॉड। सही है सर? वो फिगर से पता चला हो। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में ये रहता है कि सर इसमें तो जोड़ रहे हैं तो ये तो ज्यादा आना चाहिए, इसमें घटा रही है कम होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। ये ए और बी कौन सा वेक्टर दिया उस पर डिपेंड करता है सर। जैसे मान लो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, अब जोड़ोगे तो कम आएगा, घटाओगे तो ज्यादा आएगा, घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा तो ज्यादा आ जाएगा। देख रहे हो? मतलब ये मत समझ जाना कि प्लस वाला है तो उसमें ज्यादा आएगा। ये डिपेंड करेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया क्या है ना, इस पे डिपेंड करता है। समझ गए सभी लोग कहानी? इतना आगे बढ़ते। एक बात और, ABC अगर 3 वेक्टर है, वो ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और सबको टेकन इन ऑर्डर लेना है। मतलब अगर 3 वेक्टर दे दिया और आपसे कहे कि ये इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के साथ लेना है, ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। देखो ऐसा अगर है, ये AB BC CA, AB BC CA, अगर एक दूसरे को फॉलो करते हुए वेक्टर जाए, देखो इसको फॉलो कर रहा है ये, फिर इसको फॉलो कर रहा है, तो इन तीनों का सम 0 होगा। क्यों होगा? अरे देख लो, 0 वेक्टर आएगा सर, AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों का सम देखो, ये B भी खत्म, C खत्म, आया कितना? AA का मतलब 0 वेक्टर। तो अगर ये A वेक्टर मान लो आपको दिया है, ये B वेक्टर दिया है, ये C वेक्टर दिया है, तो A प्लस B प्लस C अगर 0 होगा तो इसका मतलब ABC क्या हो गए? ट्रायंगल के साइड के अलोंग वेक्टर होंगे। लेकिन ये इन ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए, मतलब ये फॉलो करते हुए होना चाहिए। ये सिंपल सा बात है यार, जहां से शुरू किए थे वहीं पे पहुंच गए घूमते हुए, तो रिजल्टेंट 0 ही आता है। ऐसा कोई भी अगर साइक्लिक फिगर ले लो, जैसे मान लो कोई कहे सर स्क्वायर अगर लें तब ABCD, मान लो आप यहां से शुरू किए और घूम के वापस देखो यहीं आ गए, तो इन चारों वेक्टर का सम कितना आएगा? 0। वही बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इन ऑर्डर लेंगे 3 वेक्टर को, ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तीनों का सम क्या होता है? 0। सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट में हम लोग सेक्शन फार्मूला देखे थे, सेम वही है, बस वेक्टर में, बस आपको बस दिखा देते हैं और कोई बड़ी बात नहीं। देखो अगर ये A का पोजीशन वेक्टर, उसमें कोऑर्डिनेट देता था, इसमें पोजीशन वेक्टर, अंतर बस इतना है। B का पोजीशन वेक्टर B रहे और एक पॉइंट मान लो है P, ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होता था? ऐसे, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, याद ही होगा सबको। ये हो जाएगा NA प्लस MB अपॉन M प्लस N, ये पोजीशन वेक्टर आप P हो जाएगा। सही है सर? अगर इंटरनल डिवीजन है तो यहाँ बीच में प्लस आएगा। अगर P जैसे AB सेगमेंट के कहीं बाहर हो, इधर या इधर हो, तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस होता है। बस सिंपल सा बात है। सही ना? तो देखो अब इसका मतलब थोड़ा और समझते हैं हम लोग। A का पोजीशन वेक्टर A है, मतलब ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर A है। हमेशा कुछ नहीं देता तो किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं। अच्छा, मतलब OA वेक्टर सर A वेक्टर होगा? हाँ। B का पोजीशन वेक्टर B है तो ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा, मतलब ये वेक्टर अगर आप बनाएंगे तो B बनेगा। OP वेक्टर क्या बनेगा? वो यही बनेगा जो यहां लिखा है। तो एक काम और करो, इसको अगर हम लोग थोड़ा ढंग से लिखें
तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ओपी वेक्टर जो है, ओपी वेक्टर ये होगा एन ओ ए वेक्टर। अरे ए वेक्टर का मतलब क्या था, ए का पोजीशन वेक्टर ए था, मतलब ए को हम लोग लिखेंगे ओ ए वेक्टर। देखो ना ध्यान से, ए का मतलब ओ ए वेक्टर। अच्छा एम बी, बी का मतलब ओ बी वेक्टर अपॉन एम प्लस ए। सही है सर, ये m प्लस एन का इधर मल्टीप्लाई कर दो, m प्लस एन ओ पी बराबर एन ओ ए प्लस एम ओ बी। ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सही, तो इस ऐसा मैं देखो लिखा क्यों, अगर 3 पॉइंट ए पी बी, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, तो देखो है क्या, अगर इस तरह का कोई रिलेशन आपको दिया है, जैसे मान लो ऐसा कोई रिलेशन दिया है, एक्स ए प्लस वाई बी बराबर जेड सी, मान लो ऐसा दिया, और आपसे कहे कि ए बी सी कोलिनियर है, ए बी सी कोलिनियर है, तो जो जेड का वैल्यू आएगा, देखो यहां क्या आया है, एक्स ए वाई बी, और इधर एक्स और वाई का सम आया, मतलब इन दोनों का सम आया। अच्छा, तो जेड बराबर अगर एक्स प्लस वाई रहेगा तो भी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, मतलब ये सेक्शन फार्मूला बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, ये कभी कभी ऐसा दिखाना होता है, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, ठीक, और आपको ये दिया है कि एक्स ए प्लस वाई बी जेड सी है, तो कोलिनियर तभी होगा जब जेड का वैल्यू एक्स प्लस वाई हो, क्योंकि सेक्शन फार्मूला हमेशा कोलिनियर पॉइंट के लिए लगता है। देखो ये जो रिजल्ट है इसी से बता सकते हैं। अच्छा एक बात और यहां से हम लोग बता सकते हैं कि इफ पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट अगर P रहेगा तो इसका मतलब रेशियो 1:1 होगा, तो M और N दोनों की जगह 1 रख देना, तो 1 और 1 2, 2 OP, ये कितना 1 1 रखेंगे तो OA प्लस OB, तो OA और OB का जो सम आया, देखो OA और OB का जो सम आया, ये कितना आया, ये आया 2OP के बराबर। देखो ये है क्या, अगर दो वेक्टर को आपको जोड़ना है, ये मतलब अगर ये फिगर बना के ये सब नहीं देखना चाह रहे हैं आप, डायरेक्ट अगर आप बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। दो वेक्टर अगर OA और OB को आपको जोड़ना है, ठीक, और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम रहे, तो उसका रिजल्टेंट आता है 2 टाइम्स इनिशियल पॉइंट और जो बचेगा उसका मिड पॉइंट। ये क्या बता गया सर, देखो सुनो, OA और OB का रिजल्टेंट बताना है, OA और OB का रिजल्टेंट बताना है, तो रिजल्टेंट देखो आता कितना है 2OP। देखो ये है क्या, 2 टाइम्स इनिशियल पॉइंट दोनों में O है, तो यहां देखो O आया, और AB का मिड पॉइंट कौन है, देखो AB का मिड पॉइंट P है, तो P आया। ये आप फिगर बनाएं चाहे ना बनाएं, जैसे अगर ऐसे कहीं लिख दे कि AB और AC को जोड़ो, और ऐसे लिखा है कि BC का मिड पॉइंट M है, BC का मिड पॉइंट M है, तो तुरंत आंसर बताओगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्या बताए हैं, 2 टाइम्स इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट दोनों में कौन है A, और जो बचेगा उसका मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट M, तो रिजल्टेंट बताओगे 2AM, खत्म। समझ गए ट्रिक, क्या बताए हैं, दो वेक्टर को जोड़ना है, दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो रिजल्टेंट होगा 2 टाइम्स इनिशियल पॉइंट और जो बचेगा उसका मिड पॉइंट। तो ये ट्रिक जो बताए हैं ये आप याद रखेंगे, इस पे सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है सर, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो आज पढ़े उस पर कुछ सवाल और ट्राई करेंगे। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।